हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में याद रखिएगा एनसीईआरटी के अलावा आज तक कहीं कुछ नहीं पूछा है, तो एनसीईआरटी को बड़े अच्छे से कवर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलीमर। देखो इसमें दो वर्ड्स मिलके बना है, एक पॉलीमर, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली मतलब होता है मेनी और मर मतलब होता है यूनिट। इसको ऐसे समझना है, जैसे मान लो छोटा छोटा यूनिट से मिलके कोई बड़ा चीज बन जाए, तो जो छोटा यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमर और बड़ा जो यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब इसे कैसे समझो, जैसे मान लो एक ट्रेन, तो ट्रेन किससे मिलके बना होता है? बॉगी से। तो वो जो बॉगी होगा वो एक सिंगल इकाई का काम करेगा। अगर वो सिंगल इकाई का काम करता है देन दैट इज कॉल्ड मोनोमर। और वो जो उस बॉगी से ढेर सारे बॉगी से मिलके जो आपका ट्रेन बना, दैट ट्रेन इज कॉल्ड पॉलीमर। तो शायद यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलीमर क्या हुआ, छोटा छोटा यूनिट से मिलके बना। उस यूनिट को हमने क्या नाम दिया? दैट यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। और वो जो बड़ा सा ट्रेन बना दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो इसका एक डेफिनेशन पर जाइए। पॉलीमर क्या हुआ? कहता है इज ए सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। अब ये हाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो इसे याद रखिएगा 10⁻³ से लेकर 10⁻7 U तक। ये यू क्या है? वही वाला यू, यूनिफाइड मास, दैट मीन्स AMU। ठीक है। और हमने कहा कि ये जब हाई मॉलिक्यूलर मास का होगा तो कैसे बना होगा? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। छोटा छोटा सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उसी का नाम क्या है? मोनोमर। क्या नाम है? मोनोमर। यानी मोनोमर से मिलके बना कौन? पॉलीमर। मोनोमर से मिलके बना कौन? पॉलीमर। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। शायद ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एक यहाँ पे अगर मान लो आपसे कभी पूछ देता है क्लास 12 वगैरह की एग्जामिनेशन में, तो इतना आप लिखिएगा। एक एग्जाम्पल दिखा दो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में हम एज्यूम करते हैं कुछ ऐसा, हम एज्यूम करते हैं जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरा इथीन है। इथीन को, ढेर सारे इथीन को अगर आप डबल बॉन्ड तोड़ करके ये एक दूसरे से कंबाइन कर लेता है और इस तरह से कंबाइन करके ये N मोल्स ऑफ मिल गया, तो ये बन गया मेरा पॉलीथीन। क्या बना मेरा? पॉलीथीन। ये था मेरा इथीन। ध्यान देना, इथीन से क्या बना? पॉलीथीन। तो यहाँ पे जो ये मेरा इथीन है, ये जो इथीन है ये काम करता है, ये एक्ट एज मोनोमर। ये कैसा काम किया? मोनोमर। और ये जो पॉलीथीन है ये बनता है मेरा पॉलीमर। तो पॉलीमर समझ में आ गया, ढेर सारा इथीन से मिलके बना, तो क्या बना? पॉलीथीन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो ये जो मोनोमर था, मोनोमर कन्वर्ट हुआ किसमें? पॉलीमर में। N नंबर ऑफ मोल्स से मिलके बना, ढेर सारा मोल्स है, अब N कुछ भी हो सकता है, ढेर सारा है, अब ये मिलके बना तो क्या कहला? पॉलीमर। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलीमेराइजेशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके क्लासिफिकेशन पे, मतलब ये इसका क्लासिफिकेशन ये नहीं है कि मतलब पॉलीमर का क्लास, पॉलीमर कितने तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 4 तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर फोर्स, जो हमें हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। चलिए पहला आते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस मतलब वो कैसे आया है। देखो नाम से क्लियर है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। देखो नेचुरल है मतलब कहाँ से होगा? नेचर से। नेचर से हमें क्या मिलता है? प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल सोर्स से अगर आया हो तो आपको उस पॉलीमर को आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड नेचुरल। जैसे हमें प्लांट से मिलता है सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स, प्रोटीन्स, ये सब जो मिलता है तो ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से। तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल पॉलीमर्स। इज दिस क्लियर? अब कहता है सेमी सिंथेटिक, मतलब जो नेचर से मिला था और उसमें हमने कुछ केमिकली ट्रीटमेंट करा दिया। जैसे सेलुलोज क्या था? नेचुरल। सेलुलोज मेरा क्या था? नेचुरल। उसमें हमने उसका मान लो एसिटाइलेशन कर दें, मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, या रबर जो हमें मिलता है, रबर क्या होता है? प्लांट से आता है। हम उसका इंप्रूव करते हैं क्वालिटीज, उसमें क्या करते हैं? सल्फर बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बल्कनाइज रबर। तो ये क्या हुआ? रबर में हमने सल्फर बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, तो क्या कहा? उस पहले था वो कैसा? नेचुरल। हमने उसमें कुछ एक ट्रीटमेंट कर दिया तो ये बन गया सेमी सिंथेटिक। तो कहता है प्रिपेयर्ड बाय द नेचुरल पॉलीमर्स केमिकली। ये टर्म जोड़ना जरूरी था, केमिकली। मतलब उसमें हमने था नेचुरल,
केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया। अब आ जाओ सिंथेटिक, नाम से क्लियर है, मैन मेड, मतलब आज जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, पीवीसी पाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन, तो ये सब जो यूज़ करते हैं कैसा सिंथेटिक। तो बोलो सोर्स के बेसिस पे कितने तरह का, 3, कौन कौन सा, कंप्लीट नेचुरल था तो नेचुरल, उसमें हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया, नेचर से मिला था उसमें ट्रीटमेंट कर दिया तो सेमी सिंथेटिक, और कंप्लीट मैन मेड है तो कैसा होगा, ये सिंथेटिक। तो 3 तरह का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, अब कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो देखो स्ट्रक्चर बेसिस पे 3 तरह का, यहाँ पे लीनियर है, ब्रांच्ड है, क्रॉस लिंक्ड है। तो एकदम समझिएगा, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, एकदम इस एक लाइन में अगर आप इस तरह से मोनोमर को रख दो और जोड़ दो तो ये क्या होगा, एक लाइन में सज गया तो कैसा होगा, लीनियर। अब इसके ऊपर दूसरा पेन रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, पांचवा रखो, तो क्या होगा कि अच्छा खासा पैकिंग होगा, पैकिंग होगा अच्छा खासा, तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो सब चीज़ क्लियर हो गया। बोलो इसमें क्या होगा, मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, और कैसा होगा, क्लोजली पैक्ड, जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है इस तरह से क्लोजली पैक्ड होगा। तो हाई डेंसिटी का होगा, हाई डेंसिटी होगा तो मॉलिक्यूलर मास वगैरह ज़्यादा होगा, हाई डेंसिटी का है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है यहाँ पे। अब आप बताओ, हाई डेंसिटी का है तो नाम भी उसी पे है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसी का एग्जाम्पल है। तो याद रखना, लीनियर पॉलीमर क्या था, डेंसिटी ज़्यादा था तो हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। और एक और एग्जाम्पल याद रखना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप्स हमारे घर में देखते हो यही है पीवीसी। वो लीनियर पॉलीमर में क्या था, एकदम स्ट्रेट चेन में था, अच्छा पैकिंग हुआ, डेंसिटी ज़्यादा हुआ, हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एकदम याद रखिए लीनियर पॉलीमर है। अब आइए ब्रांच्ड में, यहाँ देखो तो ये जैसे ये इस तरह से था ब्रांचिंग, इसमें आपका ब्रांचिंग नजर आया, जैसे इधर 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 ये सब ब्रांचिंग निकल गया। अब जब ब्रांचिंग निकल गया तो आपको उस पैकिंग उतना अच्छा नहीं होगा, पैकिंग अच्छा नहीं हुआ तो बोलो लीनियर चेन हैविंग ब्रांचेस, अगर जैसे ही ब्रांचेज आएगा तो क्लोजली पैक्ड नहीं होगा, कहता है नॉट क्लोजली पैक्ड, इसमें क्लोजली पैक्ड नहीं होगा। तो डेंसिटी कैसा हो जाएगा, लो डेंसिटी होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बोलो फिर से, लीनियर था, डेंसिटी ज़्यादा था, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसमें, लीनियर में। अब ब्रांच आया तो लो डेंसिटी हो गया, तो यहाँ पे कौन होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है, ग्लाइकोजन स्टार्च इसी का एग्जांपल है, किसका, ब्रांच्ड का। अब आ जाओ क्रॉस लिंक में, क्रॉस लिंक का मतलब समझो, होता क्या है कि पहले तो वो जो स्ट्रेट चेन वाला था उसको एक जगह रख दो, और ये जो जैसे मान लो कि ये मेरा स्ट्रेट चेन था, यहाँ देखना ये वाला जो स्ट्रेट चेन है, ये सब जो स्ट्रेट चेन है, ये सब स्ट्रेट चेन जो है, स्ट्रेट चेन में क्या है देखो तो एक दूसरे से लिंक कर गया, इस तरह से लिंकेज बन गया। तो लिंकेज बनेगा तो ऑफकोर्स अब क्या होगा, इसमें स्टिफनेस आएगी, स्ट्रेंथन बढ़ जाएगी, अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहता है मोनोमर यूनिट आर लिंक टू फॉर्म 3D नेटवर्क। नहीं लगता है कि एक दूसरे से इस तरह से पहला दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरा से, पहला भी तीसरा से जुड़ा, और ये जो लिंकिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड का लिंकिंग होता है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखना, पॉलीमर में जो मोनोमर जब भी जुड़ता है तो वहाँ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो कहीं मेंशन नहीं किया है। फिर सुनना, क्या मैंने कहा कि जब भी मोनोमर जुड़ करके पॉलीमर बनाता है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बताओ क्रॉस लिंकिंग में ये जो 3D नेटवर्क बना था तो हार्ड होगा, रिजिड होगा, ब्रिटल होगा। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, मेलामाइन, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेलामाइन। तो बोलो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने तरह का, 3 तरह का, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। लीनियर क्या था, हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच्ड क्या था, लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। और क्रॉस लिंक में 3D नेटवर्क बनता है। तो क्रॉकरी, हमारा जो बर्तन रहता है, ठीक है, वो इसी का बना रहता है, कौन, मेलामाइन। आगे चल के पढ़ेंगे मेलामाइन, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइज मतलब कैसे वो पॉलीमराइज किया, इसमें 2 तरह का पढ़ेंगे, एक एडिशनल और दूसरा कंडेंसेशन। सुनना, पहले बात को सुनो। एडिशन, एडिशन मतलब ऐसे याद रखो, 2 मिलके जुड़ गया, केवल जुड़ता चला जाएगा तो एडिशन। और 2 जब जुड़ेगा और कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर चला जाए, जैसे H2O, HCl, अल्कोहल, ये सब मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल जाए, फिर से सुनना, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने, केवल जुड़ता चला गया तो एडिशन, 2 जब जुड़ा, 2 या 3 जब भी जुड़े और वहां पे कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाए, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, केवल जुड़ता जाए तो एडिशन, जुड़ने के क्रम में अगर कोई छोटा सा बाहर निकल गया तो कंडेंसेशन।
आ जाओ, व्हाट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। तो कहता है एडिशन पॉलीमर क्या है, एडिशन पॉलीमर है, कहता है formed by repeated polymerization of monomers possessing double bond, triple bond and unsaturated compounds। मतलब सिंपल है, जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए बॉन्ड खाली होना पड़ेगा, तो बॉन्ड कहाँ खाली होगा, उसी में अनसैचुरेशन होना चाहिए। यानी अनसैचुरेशन कैसे होता है, या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वही बॉन्ड टूटेगा और एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। क्लियर है, मतलब रिपीटेड पॉलीमराइजेशन होगा किसका, मोनोमर्स का। किसका, मोनोमर्स का। और कैसे, किस मोनोमर्स का, तो जिसमें अनसैचुरेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फिर से बोलो, एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, केवल एडिशन हुआ किसका, मोनोमर का। कैसा मोनोमर, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। चलिए, अब एडिशन पॉलीमर दो तरह का, कौन कौन सा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये 12th बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन लिखने को देता है, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। तो होमो नाम से ही क्लियर है, होमो मतलब ही होता है, ये होमो का मीनिंग ही है सेम मोनोमर, मतलब सेम। अगर सेम मोनोमर है तो क्या कहलाएगा, होमो। और अगर कोपॉलीमर की बात करेगा, को, ये जो टर्म है को, इसका मतलब होता है डिफरेंट, मतलब दो तरह का। कोऑपरेटिव नहीं कहते, कोऑपरेटिव मतलब दो लोगों के बीच कोऑपरेशन हो रहा है, दो लोगों के बीच कोई काम हो रहा है। तो वो को जो टर्म है, मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आएगा। तो सिंपल है, नाम से समझो, होमोपॉलीमर मतलब क्या बोला, सेम मोनोमर, और कोपॉलीमर मतलब क्या बोला, डिफरेंट मोनोमर। इतना दिमाग में रखोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं इसका डेफिनेशन पे विथ एग्जांपल। तो व्हाट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नाम नहीं, मैंने बताया कि सेम पॉलीमर यूनिट होगा, सेम मोनोमर यूनिट होगा। यहाँ पे ये इसे ठीक कर लीजिएगा, सेम मोनोमर यूनिट होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा, मोनोमर, सेम मोनोमर यूनिट होगा जो कि पॉलीमराइज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, इसका एग्जांपल जो है पॉलीथीन और पॉलिस्टर। इसको समझना, इसको थोड़ा ढंग से समझना। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। देखो यहाँ देखो, ये जो था मेरा CH2 यहाँ पे देखो, ये मेरा डबल बॉन्ड था। इस डबल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। इसका होमोलिटिक फिजन हुआ, होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इथीन से कंबाइन करेगा तो एक बॉन्ड वो इधर बना लेगा और एक बॉन्ड उधर बना लेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इथीन ही आएगा। तो ढेर सारा इथीन, n मोल्स ऑफ इथीन ने मिल करके आपका क्या बना लिया, पॉलीथीन। क्या बना लिया, पॉलीथीन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, होमोपॉलीमर। ऐसे ही देखो स्टाइरीन, याद रखिएगा इस सब स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर आपको बना बना के याद करना है। चलो स्टाइरीन क्या है, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ, ओके, यस। स्टाइरीन क्या है, तो बना के, जैसे मैं अभी वीडियो में जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो एक बार कोशिश करना स्ट्रक्चर बनाने की। देखो स्टाइरीन क्या है, इस तरह से बेंजीन लो और बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। ये सब स्ट्रक्चर बना बना के आप याद कीजिए, याद कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड था, इसको आपको तोड़ना है। एक बॉन्ड इधर खाली करो, एक बॉन्ड इधर खाली करो, खाली करके n मोल्स को जोड़ दो। जैसे ही n मोल्स आपका जुड़ेगा, आपका क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन। तो चलिए इसे याद कर लीजिए एक बार, मैंने जो कहा उस चीज़ को कंप्लीटली याद कर लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब आप इथीन से ढेर सारा इथीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा मेरा, पॉलीथीन। ठीक है, ढेर सारा स्टाइरीन को मिलाया तो क्या बना, पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन में क्या था, बेंजीन पे लगा हुआ कौन, CH डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर को तो याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कोपॉलीमर। देखिए को का नाम से ही क्लियर था कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टू और मोर डिफरेंट मोनोमर होगा। डिफरेंट हुआ तो क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर। सेम होगा तो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। सिंपल है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है ब्यूना एस। देखो ब्यूना एस मतलब नाम से ही याद हो जाएगा, मोनोमर आपको याद हो जाएगा। ब्यू मतलब याद रखना 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब ब्यूटाडाइन, ब्यू से ब्यूटाडाइन, और एस से स्टाइरीन, और Na जो है यहाँ पे ये बताता है सोडियम को जो है कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तो शायद ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
अब आइए इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये जो आपको दे रखा है, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, दिस इज ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, पहले पोजीशन पे ये दिख रहा है और ये तीसरे पोजीशन पे दिख रहा है डबल बॉन्ड। और ये जो है दिस इज स्टायरीन, ये वाला जो है स्ट्रक्चर दिस इज स्टायरीन। ठीक है, अब हम समझना होगा कि यहाँ पे आखिर पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और कैसे आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो देखिए, देखते हैं, यहाँ देखो, जैसे मान लो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ओके, जैसे यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया मेरा ब्यूटाडाइन। और दूसरा आया था मेरा स्टायरीन, तो स्टायरीन में क्या था, इस तरह से बेंजीन था और बेंजीन पे लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, ये था मेरा स्टायरीन। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना जरूर बना के ही प्रैक्टिस करो। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, यहाँ का ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, ये टूटेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, बताओ, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो यहाँ और यहाँ जो एक फ्री रेडिकल जो छोड़ेगा, ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो स्ट्रक्चर मेरा क्या तैयार हो गया, CH2 CH, ये वाला, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, इधर से ये स्टायरीन के इससे कंबाइन कर गया, फिर CH2, स्टायरीन में यहाँ पे बेंजीन था। अब गौर से देखो, ये N मोल मेरा स्टायरीन भी था, N मोल मेरा ब्यूटाडाइन भी था, और ये सब मिलकर के मेरा क्या बना लिया, ब्यूटाडाइन। मतलब ब्यूटाडाइन कह सकते हो, ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, सिंथेटिक रबर है। चल, यही स्ट्रक्चर आपको बना के याद करना है। कैसे बना, शायद क्लियर हो गया। जहां जहां अनसैचुरेशन है उसको तोड़ो और फ्री रेडिकल को दूसरे से कंबाइन कर दो, या फिर आसपास में उसी मॉलिक्यूल में, जैसे यहाँ पे था ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, इसको क्या किया मैंने, कंबाइन कर दिया, फ्री रेडिकल कंबाइन करके यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बना लिया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, शायद क्लियर हो गया होगा। यही मेरा कहलाता है ब्यूना एस, ये एक सिंथेटिक रबर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आओ। अब मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ओके ओके, चलिए, तो ये आपका ब्यूना एस का स्ट्रक्चर था जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था एडिशन में केवल क्या था, जोड़ना। कंडेंसेशन में जब जुड़ेगा तो वहां से एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो जब छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा दो के जुड़ने में, तो कंडेंसेशन, केवल जुड़ता चला जाएगा तो एडिशन। चलो, तो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, बोलो। फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ two different bifunctional या trifunctional monomer followed by elimination of a small molecule such as water, alcohol, HCl। क्या कहा था मैंने कि जब दो या दो से ज्यादा, अब यहाँ पे एक टर्म जोड़ दिया, क्या देखना, यहाँ टर्म क्या जोड़ा, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दो रहे, तीन रहे, कुछ भी हो सकता है। अब वो जब जुड़ेगा तो उसमें इलिमिनेशन होगा छोटा सा मॉलिक्यूल का, जैसे कौन, पानी है, HCl है, अल्कोहल है। तो ये सब जब निकलेगा, फिर सुनना, दो जब जुड़ा, उसमें जब कोई छोटा निकल गया, छोटा सा मॉलिक्यूल निकल गया, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। केवल आके जुड़ेगा तो एडिशन। अब इसका एग्जांपल है नायलॉन 66, टेरिलिन नायलॉन 6। चलो देखते हैं क्या है नायलॉन 66, समझना बड़े अच्छे से, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। तो नायलॉन 66 कहने का मतलब क्या है, 66 कहने का मतलब क्या है, ये जो 66 है मतलब यहाँ का जो दोनों मोनोमर है ये भी 6-6 कार्बन का है। कितना, यहाँ भी 6 कार्बन और यहाँ भी 6 कार्बन। अब ये नाम आपको याद रखना है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, और यहाँ नाम याद रखना है टेट्रामेथिलीन डायोइक एसिड। देखो टेट्रामेथिलीन मतलब क्या हुआ, CH2 कितनी बार, 4 बार। इधर भी डायोइक एसिड है तो COH लगा हुआ है, इधर भी COOH लगा हुआ है। ठीक है, तो टेट्रामेथिलीन डायोइक एसिड। और यहाँ पे क्या था, हेक्सामेथिलीन डायमीन, मतलब समझो हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 कितनी बार, 6 बार। इधर भी आपका NH2 लगा हुआ था और इधर भी आपका NH2 लगा हुआ था। अब करना क्या है,
चूंकि ये कंडेंसेशन है तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है। तो एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो यहाँ वाटर का एलिमिनेशन करा दो। एलिमिनेशन कैसे होगा, यहाँ का OH निकाल दो, यहाँ का H निकाल दो, फिर यहाँ से H इधर बगल वाले से OH निकलेगा, फिर यहाँ का OH और बगल वाले से क्या निकलेगा, H। गौर से देखो, यहाँ पे वही मैंने दिखाने की कोशिश किया, OH निकला, यहाँ का देखो, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये क्या निकल गया, H2O, फिर यहाँ का क्या निकलेगा, H। तो इस तरह से कंडेंसेशन में क्या निकला, H2O, और मेरा कंबाइन करके क्या बन गया, नाइलॉन 66 या पॉलीअमाइड। फिर से याद करो, नाइलॉन 66 में 2-2 6-6 कार्बन का यूनिट था, यानी मोनोमर था। कौन कौन था, एक 6 वाला था, नाम था हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। डाइमीन मतलब 2 अमोनिया वाला ग्रुप है और बीच में CH2 6 है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। दूसरा कौन है, ये इसको एडिपिक एसिड भी कहते हैं, आगे चल के नाम आएगा एडिपिक एसिड। टेट्रामिथाइलिन डाइओइक एसिड या एडिपिक एसिड, बार बार आएगा आगे। तो ये इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि डाइओइक एसिड में तो 2 कार्बन आ ही गए, और टेट्रामिथाइलिन में बीच में कितना, 4 CH2 ग्रुप। तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन इधर भी और 6 कार्बन इधर भी। शायद ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर से बोलो, मैंने क्या कहा, नाइलॉन 66 में 6 कार्बन का हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और 6 कार्बन का टेट्रामेथिलीन डाइओइक एसिड, इसी का एक दूसरा नाम भी है एडिपिक एसिड। क्या हुआ यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, तो यहाँ का OH और यहाँ से H, यहाँ देख लो H2O निकला, और ये मेरा तैयार हो गया नाइलॉन 66 यानी पॉलीअमाइड। क्लियर है ये, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे किस में कैसा फोर्स लगता है, कौन कैसा, किस में मजबूत रहेगा, किस में कमज़ोर रहेगा, इसका सीक्वेंस है, वो भी सीक्वेंस याद रख लिया। एनसीईआरटी में सीक्वेंस तो नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी में कहा कौन वीकेस्ट है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो कहता है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे ये 4 तरह का, ठीक है। कौन कौन सा, पहला कहता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स नाम से ही कुछ क्लियर है कि कुछ इलास्टिक होगा, मतलब इसमें यहाँ जो फोर्स है बहुत ही कमजोर होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ये नाम नहीं लिखा है एनसीईआरटी, बट याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ फॉर इन्फॉर्मेटिव, यहाँ वैन डर वाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स। और जो वैन डर वाल फोर्स है, जैसे नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये है मेरा इलास्टोमर्स, इलास्टिक प्रॉपर्टी है नेचुरल रबर में। फिर ब्यूनाइस ये सब सिंथेटिक रबर होते हैं। नेक्स्ट है ये फाइबर। अब यहाँ पे कहता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो बोलो स्ट्रॉन्ग हुआ तो कौन बना, फाइबर, और वीक था तो कौन था, इलास्टोमर। स्ट्रॉन्ग होगा तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, थ्रेड लाइक होगा, कैन बी वुवन इनटू फैब्रिक्स, उसको हम फैब्रिक्स कपड़ा में बदल सकते हैं, उसको जो हम तरह तरह का कपड़ा जो बनाते हैं उसमें उसको हम क्या कर सकते हो, सील सकते हो, एक दूसरे को जोड़ सकते हो। तो ये है कौन सा, टेरिलीन। टेरिलीन का जो कपड़ा आता है आपका, कॉटन जिसको नहीं कहते ब्लेंडेड कॉटन से, तो वो है टेरिलीन। नेक्स्ट है नायलॉन 66। तो फाइबर क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट, इलास्टोमर क्या था, वीकेस्ट। नेक्स्ट है मेरा थर्मोप्लास्टिक, मतलब सुनो, थर्म मतलब क्या है, हीट, और प्लास्टिक मतलब क्या, उसमें जो प्लास्टिक का नेचर, तो प्लास्टिक में क्या होता है, गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, ठंडा करोगे तो कड़ा हो जाएगा। यही चीज याद रखना, थर्मोप्लास्टिक। फिर सुना, थर्म मतलब हीट, अब प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का नेचर, मतलब गर्म करो तो क्या होगा, पिघल जाएगा, मतलब वो उसको मुलायम हो जाएगा, और जैसे ही उसको तुम ठंडा करोगे हार्ड हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा। अब पढ़ो, कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन आर इंटरमीडिएट ऑफ फाइबर एंड इलास्टोमर। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके मोनोमर्स के बीच, ये कैसा होता है, पॉलीमर चेन के बीच, सॉरी, कैसा होता है, फाइबर और इलास्टोमर के बीच में। इलास्टोमर सबसे कमजोर, फाइबर सबसे स्ट्रांग, बीच में कौन, थर्मोप्लास्टिक। अब मैंने क्या कहा था, इसमें नेचर है प्लास्टिक का, मतलब बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। गर्म करने पे ये क्या होता है, गर्म करने पे ये सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पे ये हार्ड हो जाएगा। मतलब इसको कहता है बार बार आप रिमोल्ड कर सकते हो, वो बस शेप दे सकते हो उसको, बार बार गर्म करके ठंडा करके, गर्म करके ठंडा करके। फिर सुनना, थर्मोप्लास्टिक मतलब जिस प्लास्टिक पे आपका क्या हो, हीट का इफेक्ट पड़े, प्लास्टिक नेचर शो करे, जो उसको क्या कहेंगे, उस पॉलीमर को कहोगे थर्मोप्लास्टिक।
फिर से बोलना, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, फाइबर, वीकेस्ट कौन, इलास्टोमर्स, बीच में कौन, थर्मोप्लास्टिक, बीच में कौन, थर्मोप्लास्टिक। चलिए अब आइए एक डिफरेंट तरह का है थर्मोसेटिंग। फिर सुनना, थर्मोप्लास्टिक में क्या था, हीट के कारण प्लास्टिक ने शो किया था, यहाँ क्या है, हीट के कारण सेट हो जाएगा, मतलब एक बार उसको गर्म किए तो सेट हो जाएगा। अब फिर अगर वो गलती से टूट गया तो फिर से रीसेट नहीं होगा, मतलब फिर सुनो, एक बार हीट किए वो सेट हो जाएगा। क्यों, कहता है हेवली ब्रांच्ड एंड अंडरगोज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग व्हेन हीटेड। एक बार गर्म किए तो उसका लिंकिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है, 3D नेटवर्क्स बन जाता है, नेटवर्क बन गया तो अब वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। ऑन हीटिंग इट बिकम्स हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड व्हेन ब्रोकन। मतलब अगर वो एक बार टूट गया तो फिर से उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मेरा बैकेलाइट है, मेलामाइन है, जैसे घर में क्रोकरी बर्तन जो देखते हो, एक बार टूट गया तो टूट गया, वो फिर से जुड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, फोर्स के बेसिस पे कितने तरह का, 4 तरह का। कौन कौन सा, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। सबसे स्ट्रांग कौन, फाइबर, बीच में कौन, थर्मोप्लास्टिक, और सबसे कमजोर कौन, आपका इलास्टोमर। थर्मोसेटिंग बिल्कुल अलग था, हीट किए एक बार सेट हो गया। थर्मोप्लास्टिक क्या था, हीट किए और उसमें क्या हो रहा था, प्लास्टिक नेचर था, गर्म करने पे सॉफ्ट हो गया और ठंडा करने पे वो हार्ड हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो अब कहता है इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे पॉलीमर को 2 पार्ट में बांटा गया, वही एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन का ही दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एडिशन पॉलीमर इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको डायरेक्ट याद रखिए, चेन में क्या बनेगा, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, एकदम जुड़ता जा रहा है, चेन बनता जा रहा है। तो चेन आपका बनता चला गया, मतलब क्या हुआ, एक बस जुड़ता चला गया, यानी एडिशन। अब देखो दूसरा आएगा स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ में क्या हुआ, जैसे मान लो 2 था, 2 को मिला दिया, 2 को मिला दिया मैंने, तो 2 को जब मैंने मिलाया, जैसे कोपॉलीमर का बात कर रहे थे, 2 को मिलाया तो अब 1 यूनिट तैयार हो। वैसा वैसा 2 ढेर सारा मिलेगा, तो वो स्टेप में होता है। वो कैसा होता है, स्टेप में। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, वो कंडेंसेशन वाला होगा। और ये वाला कौन सा है, एडिशन, दिस इज कॉल्ड चेन ग्रोथ, मतलब एकदम चेन की तरह जुड़ता चला गया। समझिएगा गौर से, एक के बाद एक के बाद एक मिलाता गया, लंबा सा चेन मिलता गया, तो मिलाते गए तो अभी अभी मैंने सिखाया था उसको क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर, यानी दिस प्रोसेस कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अभी अभी हमने बताया था। यहाँ पे क्या होगा, सेम या डिफरेंट अनसैचुरेटेड मोनोमर्स यूनिट जो होता है पॉलीमराइज करता है। अब यहाँ पे देखो होता है 2 मैकेनिज्म, एक है फ्री रेडिकल और दूसरा होता है आयनिक, दूसरा होता है आयनिक मैकेनिज्म। तो आयनिक मैकेनिज्म आपके स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, आप लोग को नहीं पढ़ना, आप लोग को बस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रखा है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर होगा तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले एक इनिशिएटर आएगा, मतलब जो फ्री रेडिकल बनाएगा, जो उसमें फ्री रेडिकल उसको बनवाएगा, तो ये कौन आएगा, इनिशिएटर होगा कौन। तो कहता है मेनी अनसैचुरेटेड पॉलीमराइजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड। तो 2 नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, याद तो करना पड़ेगा। तो इनिशिएटर कौन बनेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड या एसिटाइल पेरोक्साइड, ये काम करता है एज ए कैटलिस्ट का। तो इसमें 3 स्टेप आएगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन जो आगे बढ़ेगा, और तीसरा होगा चेन टर्मिनेशन। तो सुनना, इनिशिएशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, प्रोपोगेशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल एक दूसरे से जुड़ेगा, और टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन सब फ्री रेडिकल क्या होगा कि एक दूसरे से कंबाइन करके वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर सुनना, इनिशिएशन, चेन का इनिशिएशन कैसे होगा, कहता है ये जो पेरोक्साइड अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज टू प्रोड्यूस इनिशिएटर फ्री रेडिकल इन सनलाइट। ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया भी है पीछे कभी कि जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ये कौन सा है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया पेरोक्साइड बॉन्ड है। जैसे ही इसमें सनलाइट आएगा ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूटा। तो गौर से देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये आधा पार्ट अलग, ये आधा पार्ट अलग, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ निकला, ऐसा ही से दूसरा भी निकला होगा, तो यहाँ पे हमने 2 मोल दिखा दिया। कितना मोल दिखा दिया, 2 मोल। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा 2 मोल बन गया। अब गौर से देखो,
यहाँ एक फ्री रेडिकल है और ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, तो क्या होगा कि ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लिया और ये वाला मॉलिक्यूल मेरा बाहर निकल जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल ये बन जाएगा CO2। चूंकि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है तो ये टूट के अलग हो गया। अब क्या यहाँ बचा, यहाँ बचा मेरे पास C6H5, यहाँ पे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेनाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल नहीं। मतलब हमने स्टार्ट किया था बेंजॉइल पेरोक्साइड से और बना कौन सा फ्री रेडिकल, फेनाइल। एकदम याद रखिएगा इस चीज को, लोग यहाँ पे बेंजाइल बोल देता है, बेंजाइल कौन सा होता है याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को एकदम याद रखिएगा। बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप लगा रहे, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। और अगर ये बेंजीन का एक बॉन्ड अगर टूट जाए, यहां से कोई बॉन्ड अगर टूट जाए, दिस इज कॉल्ड फेनाइल। अगर यहीं पे फ्री रेडिकल आ गया तो दिस इज कॉल्ड फेनाइल फ्री रेडिकल। इज दिस क्लियर? अब आओ, अब सुनना, मैंने क्या कहा कि ये जो फ्री रेडिकल अब बन के आपका तैयार है, ये जो फ्री रेडिकल आपका बन के तैयार है, अब ये अटैक करेगा किस पे, इथीन पे। किस पे अटैक किया, इथीन पे। कौन था ये फ्री रेडिकल, फेनाइल फ्री रेडिकल। अब जैसे ही अटैक करेगा तो इसका ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ेगा। अब इसको तोड़ करके इससे इसके साथ क्या किया, यहाँ से देखो, इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और जैसे ही बॉन्ड बनाए, यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो यहाँ पे रह जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्री रेडिकल के तौर पे। क्लियर है? तो ये एक फ्री रेडिकल के तौर पे बचा रहेगा। मतलब फेनाइल ने अटैक किया इथीन पे और ये अब स्टार्ट है अब दूसरे इथीन पे अटैक करने के लिए। तो अब क्या होगा, चेन आगे बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन। तो पहला स्टेप समझ में आया, पहला कौन था, चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, पेरोक्साइड जो था होमोलिटिक क्लीवेज में गया, किसके कारण, सनलाइट के कारण। चूंकि फ्री रेडिकल सनलाइट में जैसे रखोगे तो पेरोक्साइड बॉन्ड टूटता है और फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर है? फ्री रेडिकल बना किसका, बेंजॉइल पेरोक्साइड का। किसका, बेंजॉइल पेरोक्साइड, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको एकदम याद रखो। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बेंजॉइल वाला जो पेरोक्साइड था वो बन के तैयार हुआ, उसका फ्री रेडिकल बना। अब ये चूंकि यहाँ से CO2 थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, तो वो CO2 निकल गया, मेरा बन गया फेनाइल फ्री रेडिकल। यानी बेंजॉइल पेरोक्साइड से क्या बनता है, बेंजाइल ने क्या बना, फेनाइल। वो फेनाइल कहाँ अटैक किया, इथीन पे। अब ये इथीन रेडी है दूसरे इथीन पे अटैक करने के लिए, यानी चेन अब आगे की ओर बढ़ेगा। तो समझना, कहता है रेडिकल फॉर्म्ड रिएक्ट्स विथ अनदर इथीन फॉर्मिंग बिगर साइज मॉलिक्यूल। अब वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये जो रेडिकल बना था ये दूसरे इथीन पे अटैक किया और फिर इस तरह से मेरा चेन आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बढ़ते बढ़ते अब चेन टर्मिनेट कहता है कैसे करेगा, टर्मिनेट करेगा कि यहाँ देखो, ये वाला जो फ्री रेडिकल था, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल अब किसी दूसरे इथीन पे नहीं अटैक करके ये एक दूसरे से ही जुड़ जाए, ये एक दूसरे से ही इस तरह से बॉन्ड बना ले, एक दूसरे से बॉन्ड बना ले। तो गौर से देखो तो एक लंबा सा मेरा क्या बन गया, पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। तो चलो इस तीनों स्टेप को एक बार रिवीजन करो, एक बार रिवीजन करो। मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया आपका एक इनिशिएटर, कौन, कैटलिस्ट के तौर पे बेंजॉइल पेरोक्साइड। वो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट किया, कौन बना, फेनाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल नहीं। बेंजॉइल पेरोक्साइड से CO2 बाहर निकला और बना मेरा फेनाइल फ्री रेडिकल। वो फेनाइल फ्री रेडिकल किसी इथीन पे अटैक किया और वो इनिशिएटर के तौर पे काम किया। अब वो चेन का आगे की ओर बढ़ाएगा तो दूसरा स्टेप आ गया प्रोपोगेशन। अब वो ये जो मेरा रेडिकल तैयार था इथीन के साथ, दूसरे इथीन पे अटैक किया और चेन आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, अब ये चेन कहीं पे भी ये दोनों फ्री रेडिकल, ये और ये फ्री रेडिकल दोनों जैसे ही एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा, वो मेरा स्ट्रक्चर वहीं पे रुक जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, मेरा टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कुछ एक इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉलीमर जो आपको पढ़ना है। इसमें पहला पढ़ना है आपको पॉलीथीन। कौन पढ़ना है, पॉलीथीन। आपको अब यहाँ पे नाम याद रखना है। मोनोमर कौन होगा, इथीन या इथाइलिन। अभी जैसे मैंने पीछे ही बताया था दो तरह का, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन याद रखना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर,
मतलब कंडीशन वगैरह नहीं याद रखना है, बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं याद रखना, चूंकि एनसीईआरटी दे रखा है तो बस याद रखना लो डेंसिटी। यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। लो डेंसिटी पॉलीथीन में गौर से देखो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी में तो उसके कंपेरिजन में टेम्परेचर कम है और प्रेशर भी देखो 6 to 7 atm है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे क्या, उसके कंपेरिजन में लो टेम्परेचर है एंड प्रेशर भी लो है। लेकिन यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले में एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है, जिंगलर नटा कैटलिस्ट, और यहाँ पे है ट्रेसेस ऑफ O2 यानी पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जैसे ही आया बोलो क्या होगा, फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा इथीन में से बॉन्ड टूटेगा और ढेर सारा इथीन कंबाइन करके मेरा क्या बना लेगा, पॉलीथीन। तो ये क्या होगा, सिंपल सा बताओ क्या होगा, लो डेंसिटी वाला। क्या होगा, लो डेंसिटी वाला। तो मैंने बताया था पॉलीथीन दो तरह का होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। अब आ जाओ, तो ये जैसे ही लो डेंसिटी की बात करेगा तो पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा, तो हाईली ब्रांच्ड होगा, लो डेंसिटी होगा, केमिकली इनर्ट होगा, टफ होगा। ठीक है, ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता, बस पूछता है कि लो डेंसिटी वाला में कैसा रहता है। तो लो डेंसिटी है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो ये कैसा है, हाईली ब्रांच्ड। कंडीशन थोड़ा सा दिमाग में रखना, लो डेंसिटी वाला हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाला लो टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई डेंसिटी वाला में एक स्पेशल कैटलिस्ट है, आगे की ओर देखेंगे। अब आइए लो डेंसिटी वाले में यूजेस देखो, अगर ये टफ है और फ्लेक्सिबल है तो कहाँ पे हम यूज करेंगे, जैसे सॉफ्ट बोटल्स, इलेक्ट्रिकल वायर का जो इंसुलेटर रहता है देखते हो उसके ऊपर जो, तो क्या रहता है, मुलायम रहता है, टफ बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुलायम रहता है। सॉफ्ट बोतल वगैरह में लो डेंसिटी वाला यूज़ होता है। अब आ जाओ हाई डेंसिटी। हमने कहा हाई डेंसिटी में क्या था, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर है और प्रेशर है। लो टेम्परेचर प्रेशर में एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है, बोलो एक बार, जिगलर नटा कैटलिस्ट। क्या है ये, जिगलर नटा कैटलिस्ट। जिगलर नटा कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है, ये देखो, ये एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या रहता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस टेट्रा इथाइल अल्युमिनियम। लिखने की कोशिश करो, इथाइल C2H5 कितना है, सॉरी ट्राई इथाइल है, नॉट टेट्रा इथाइल, दिस इज ट्राई इथाइल। ट्राई इथाइल क्यों ट्राई इथाइल, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, 4 नहीं, सॉरी मैंने बोलने में गलती कर दिया था। तो ट्राई इथाइल अल्युमिनियम एंड यहाँ पे था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो एक बार लिख के इसे याद करो, एकदम याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। चलो एक बार फिर से बोल लो, जिंगलर नटा कैटलिस्ट किसमें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में क्या है, प्रेशर मेरा कम है, प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। और यहाँ जो पॉलीथीन से पॉलीथीन बनता है स्पेशल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड जिगनल नटा कैटलिस्ट। क्या क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और अल्युमिनियम ट्राई इथाइल अल्युमिनियम। ट्राई इथाइल अल्युमिनियम 2 बार बोलिए और लिखिए। जिंगलर नटा कैटलिस्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल अल्युमिनियम नहीं याद रहता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये जो टाइटेनियम है, ये जो टाइटेनियम है, इसकी वैलेंसी होती है 4 और अल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो 3 से जुड़ेगा, तो 3 कौन जुड़ा है यहाँ पे, ट्राई इथाइल अल्युमिनियम, ट्राई इथाइल अल्युमिनियम। ठीक है, 3 इथाइल को लेके आया है, सॉरी यहाँ पे 3 इथाइल होगा। ओके, तो ये सब लिख के याद कीजिए, थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, लो डेंसिटी था, चलिए बाद वाला हाई डेंसिटी था। हाई डेंसिटी में स्पेशल कैटलिस्ट यूज हुआ, कौन सा, जिगलर नटा कैटलिस्ट। हाई डेंसिटी है तो ऑफकोर्स कैसा होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, हाई डेंसिटी होगा, केमिकली इनर्ट होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। अब बताओ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टफनेस है, तो क्या होगा, वैसा प्लास्टिक में यूज़ होगा जो हमारे रेगुलर काम में थोड़ा टफनेस लाए। जैसे आप जिस बकेट में नहाते हो, नहाने वाला जो बकेट, प्लास्टिक का जो बकेट यूज़ करते हो, बाल्टी जिसको कहते हो यार, हार्ड बोटल्स, सॉफ्ट बोतल नहीं, हार्ड बोतल। हार्ड बोतल में जो यूज़ होता है वो कौन होता है, हाई डेंसिटी वाला, और सॉफ्ट बोतल में जो यूज़ होता है वो कौन, लो डेंसिटी वाला। चलिए नेक्स्ट है ये टेफ्लॉन। इसका नाम डायरेक्ट पूछा हुआ है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। बोलिए एक बार, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन।
कैसे बना होगा? टेट्राफ्लोरोईथीन लो, पॉलीमेराइज कराओ, किसके प्रेजेंस में? फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बन गया? टेफ्लॉन। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। टेफ्लॉन क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली टर्म हटा दो, मोनोमर क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसको कहाँ यूज करते हैं? जैसे देखोगे सबसे बड़ा इसका यूज एकदम याद रखना, ये जो उनमें हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर देखते हो कोटिंग रहता है, एक काला कलर का कोटिंग रहता है जिसके कारण खाना चिपकता नहीं। वो जो नॉन स्टिक कुकवेयर पे जो कोटिंग रहता है दैट इज टेफ्लॉन, वो हमारा टेफ्लॉन है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और पूछा हुआ एग्जाम्पल है कि जो मेरा नॉन स्टिक कुकवेयर पे जो कोटिंग रहता है वो क्या है? टेफ्लॉन। वैसे ही देखोगे गैसकेट वगैरह जो बनाते हैं, जैसे कुकर के ऊपर जो देखते हो एक जो आपका गैसकेट आता है जो सील करने के काम आता है, जो देखते हो रबर जैसा रहता है, वो भी आपका टेफ्लॉन रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पॉलीएक्रिलानाइट्राइल दैट इज कॉल्ड पैन, और इसी का नाम ओरलोन भी होता है। अब ये क्या है सुनना है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CN लगा हुआ है तो इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड। यही अगर CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ अगर Cl लगा दो तो दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल साइनाइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अगर आप बेंजीन लगा दो तो दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। तो ये सब छोटा छोटा चीज इसको आपको याद रखना है। तो मैंने क्या कहा फिर से बोलो, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का नाम पैन, कॉमन नेम ओरलोन। कैसे कैसे बना? एक्राइलोनाइट्राइल्स ढेर सारा ले लो तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल दैट इज कॉल्ड पैन। कैसे? फिर से वही ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ोगे और इस तरह से n नंबर ऑफ मोल जुड़ा तो ये मेरा बन गया ओरलोन। अब सुनो इसका सबसे बड़ा यूज, जैसे आज के डेट में जो देखते हो कपड़ा जो सिंथेटिक ऊल्स, मतलब जो आपका ऊन जिसको कहते हो वो जो बनता है, ये सिंथेटिक ऊल जो बनता है इस यही रहता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स। ठीक है, और जो कॉमर्शियल फाइबर जिस ओरलोन ही है, तो अब क्या होगा ढेर सारा आज के डेट में जो देखते हो सॉफ्ट आपका कंबल वगैरह बनता है सब इसी का है। सिंथेटिक जितना भी रहता है सब ब्लैंकेट वगैरह कारपेट्स वगैरह इसी के बनते हैं। नेचुरल रिसोर्स से जो बनता है बड़ा महंगा होता है। अब ये सब जो सिंथेटिक आ गया है बड़ा सस्ता आ गया है, इसीलिए इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो फिर से बोलो पैन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, मोनोमर पॉली हटा दो, एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके। तो ये स्ट्रक्चर फिर से याद रखना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर CN लगा हुआ है तो एक्राइलोनाइट्राइल, और Cl लगा हुआ है तो ये वाला Cl अगर लगा हुआ है तो ये था विनाइल क्लोराइड, और यहाँ पे अगर बेंजीन लग गया तो स्टाइरीन। देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल सब जगह कॉमन है, बस एक छोटा सा कॉम्पोनेंट आए उसका नाम अलग अलग होता चला गया। नेक्स्ट आई कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसी को हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टेप ग्रोथ में क्या था, या चेन ग्रोथ में क्या था, या एडिशन में क्या था? सिमिलर वाला आया था मोनोमर। यहाँ पे क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट आएगा, और ये पहले एक बार जुड़ेगा फिर बार बार जाके जुड़ेगा, मतलब 2 यूनिट एक साथ हो गया, फिर वैसा 2 यूनिट ढेर सारा 2-2 यूनिट करके जुड़ेगा। तो ये स्टेप में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने क्या सिखाया था कि 2 जब जुड़ेगा तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। एडिशन में क्या सिखाया था? केवल जोड़ते चले जाओ, तो जोड़ते चले गए तो क्या कहलाया था? एकदम चेन ग्रोथ, 2 जुड़ा निकला, 2 का एक यूनिट तैयार हुआ, फिर ऐसे ही दूसरा 2 आएगा वो जुड़ेगा, तो ये क्या हुआ? 2 अलग अलग स्टेप में हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ। बात को समझना है, स्टेप ग्रोथ को कहते हैं किसको? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। और चेन ग्रोथ किस में था? वो चेन ग्रोथ में किस में था? वो आपका एडिशन में था। किस में था? एडिशन, केवल जुड़ते चला गया था। तो एडिशन में चेन ग्रोथ और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लॉजिक लगाइएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको याद करने हैं? तो पहले एग्जाम्पल देख लो, एक एक करके सारा क्लियर कर दूं। पहला आ जाओ, टेरिलीन या डैक्रोन। टेरिलीन या डैक्रोन जिसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर का कपड़ा, जैसे नहीं देखते हो
जिसमें आयरन नहीं भी करो तो काम चल जाता है, वो सब पॉलिस्टर रहता है। बट ये सब ईचिंग वगैरह, मतलब पहनोगे तो बड़ा सारा ईचिंग होगा, मतलब कंफर्टेबल उतना नहीं होता है। तो ये होता क्या है, तो नाम से क्लियर है, टेरिलीन या डैक्रोन। तो टेरिलीन में टी टर्म से याद रखना, टेरेप्थेलिक एसिड, ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, यहाँ पे ये साइलेंट होता है। तो टेरिथैलिक एसिड इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, टेरिथैलिक एसिड। तो टेरिलीन में टेरिथैलिक एसिड, और दूसरा है इथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा है इथिलीन ग्लाइकोल। कैसे याद होगा, सुनना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, टेरिथैलिक एसिड में क्या करना है आपको, बीच में बेंजीन लाना है, बेंजीन के दोनों तरफ COH लगा दो, दोनों तरफ COH लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ COH लगा दो। और इथिलीन ग्लाइकोल आपको पता होगा, CH2 CH2 और दोनों तरफ OH लगा दो, ठीक है। अब गौर से देखना, होता क्या है, इस एसिड वाला से आपको OH निकालना और यहाँ से H निकालना है, मतलब अल्कोहल से H और एसिड वाले से OH, ये क्या निकलेगा, H2O। और इस तरह से फिर यहाँ से H इधर का निकल जाएगा, OH इधर का निकल जाएगा, और ढेर सारा इस तरह से मेरा जुड़ता चला जाएगा। ये क्या था मेरा, इथिलीन ग्लाइकोल, और ये वाला क्या था मेरा, टेरेप्थेलिक एसिड। मैं पूरा का पूरा इसलिए बोलता हूँ ताकि ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना, प्रोनाउंसिएशन में PH साइलेंट रहता है, तो टेरेप्थेलिक एसिड बोलते हैं। क्या है ये, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, मतलब ये मेरा बेंजीन था, ये पहला, और ये चौथा पोजीशन पे 2 मेरा COH लगा हुआ है, तो डाइओइक एसिड, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या था, इथेन 1,2 डायोल, तो इथेन ये वाला, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, दोनों पे क्या लगा हुआ, OH। अल्कोहल से क्या हटाना था, H, और यहाँ क्या लगाना था, यहाँ से क्या हटाना था, OH। क्या निकल गया मेरा, H2O। और याद रखना, जब भी कभी एसिड और एक अल्कोहल कंबाइन करता है तो ये बनता है ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर। मतलब टेरिलीन क्या है, एक तरह का ईस्टर पॉलीमर है। कैसा है, ईस्टर पॉलीमर, या पॉलिस्टर कह सकते हो, सिंपल। क्या है, ईस्टर, ढेर सारा ईस्टर से मिलके बनेगा तो नाम क्या पड़ेगा, पॉलिस्टर। चलो अब इसे याद कर लो, शायद इतना समझ गए होगे, अब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर से बोलो, टेरिलीन, टेरिलीन में क्या क्या है, TE से याद रखोगे टेरेप्थेलिक एसिड, और लीन से याद रखोगे इथिलीन। अब फिर से बोलो, तो यहाँ हो गया इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड क्या है, बेंजीन के पहले और चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है, पहले और चौथे पोजीशन में लगा हुआ है COH ग्रुप। और इथिलीन ग्लाइकोल में क्या है, इथेन 1,2 डायोल। अल्कोहल से क्या निकालना था, H, और एसिड से क्या निकालना था, OH। एसिड और अल्कोहल मिलता है तो क्या बनता है, ईस्टर। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिस्टर, यानी टेरिलीन में ईस्टर लिंकेज था, ढेर सारा ईस्टर लिंकेज बनेगा, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिस्टर, ठीक है। टेरिलीन का दूसरा नाम है डैक्रोन, एंड दिस इज पॉलीईस्टर। क्लियर है, चलिए, ओके। टेरिलीन का मोनोमर फिर से बता दो, टेरिलीन का मोनोमर कौन कौन था, टेरेप्थेलिक एसिड, और लीन से इथिलीन ग्लाइकोल। चलिए, अब ये क्या है, इसका यूजेस में आ जाओ। फाइबर्स इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है, इसलिए इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसको टेरी कॉटन के नाम से जानते हो। कभी भी जाओगे कपड़ा खरीदने के लिए तो कॉटन कपड़ा में जल्दी आयरन रहता है, नहीं तो टेरी कॉटन लोग ले लेते हैं। तो बोलता है ना ब्लेंडेड कॉटन से, तो लोग नहीं समझ पाता, लगता है कॉटन का कोई हाई वेराइटी है। बाबू याद रखना, ये जैसे जैसे ब्लेंडिंग बढ़ेगा कॉटन की क्वालिटी घटती है, प्योर कॉटन नहीं रहता है। प्योर कॉटन नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। चलिए, इसका यूज़ जैसे अभी भी बताया, कॉटन में मिक्स होगा, ऊल में मिक्स होगा, पुराने ज़माने में रिकॉर्डिंग टेप हुआ करते थे उसमें यूज़ होता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं नायलॉन 66। अब ये मेरा पॉलीअमाइड है, वो था पॉलीईस्टर, ये है पॉलीअमाइड। कैसे है सुनना। वैसे पीछे भी मैंने बताया था एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड याद है, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। यहाँ भी ये भी 6 कार्बन का था, याद करो, और ये भी मेरा 6 कार्बन का था। तो 6 कार्बन का था इसलिए नाम था 66। यहाँ पे एसिड वाला पार्ट और यहाँ पे मिथिलीन डाई अमीन वाला पार्ट। तो अमीन और एसिड मिलके क्या बना लेता है, अमाइड, इसलिए नाम पड़ता है पॉलीअमाइड। तो नायलॉन 66 में क्या होता है, पॉलीअमाइड। ये पीछे हम स्ट्रक्चर डील कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीअमाइड।
फिर से बोल लो, यूनिट बोल लो, एडिपिक एसिड, मोनोमर बोल लो, एडिपिक एसिड, और हेक्सामेथिलीन डायमीन से क्या बना, नायलॉन 6। क्लियर है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे टूथब्रश में जो ब्रिसल्स रहते हैं उस सब में, सीड्स बनाने में बड़ा अच्छा यूज़ होता है इसका नायलॉन 6 का। हमारे लाइफ में प्लास्टिक जो है ना वो एक हिस्सा बन के रह गया है, और बिना इसके अब लाइफ निकलता है ना, एज्यूम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना हम लोग उसके कंफर्ट उस जोन में चले गए हैं जहाँ पे प्लास्टिक ही हमारा एक लाइफ का हिस्सा बन के रह गया। जबकि हम नेचर की ओर जा सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जैसे आजकल ब्रिसल्स भी बनते हैं जो नेचुरल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है, ये सब थोड़ा सा हार्ड रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लोग ढेर तरह के बनाते हैं। नेक्स्ट आइए नायलॉन 6। देखो नायलॉन 6 कहने का मतलब ये मत समझना कि ये 66 में से 6 छूट गया, नहीं, ये भी एक मोनोमर है, सॉरी ये भी एक पॉलीमर है। अब इसका मोनोमर खूब पूछता है, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। याद रखना, लैक्टम कहते किसे, लैक्टम कहते हैं, याद रखना, साइक्लिक अमाइड अगर हो तो इसे हम कहते हैं लैक्टम। एकदम याद रखना, लैक्टम का मतलब क्या हुआ, साइक्लिक अमाइड अगर होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम मोनोमर है किसका, नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का कौन, कैप्रोलैक्टम। देखो होता क्या है, तो बड़े अच्छे से समझो। यहाँ देखो ये 7 मेंबर्ड एक रिंग स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे, यहाँ वाला बॉन्ड, ये अमाइड वाला बॉन्ड टूटेगा, और पानी से क्या आएगा, H और OH। तो यहाँ पे आपको H दे दो और यहाँ पे आपको OH दे दो, तो OH यहाँ लगाओगे, H यहाँ लगाओगे। तो गौर से देखो यहाँ क्या, यहाँ वाला ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया NH2, और ये वाला हो गया मेरा COH। यानी यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी आ गया और एसिड वाला भी ग्रुप आ गया। नाम क्या तैयार होगा, 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। मतलब कैप्रोलैक्टम को जो हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या तैयार हुआ, 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। अब ये मोनोमर स्टार्ट है पॉलीमराइज करने को। अब जब पॉलीमराइज करेगा तो बोलो यहाँ का H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, तो ये इधर पॉलीमराइज करेगा, ये इधर पॉलीमराइज करेगा, और ये मेरा तैयार हो गया नायलॉन नायलॉन 6। केवल एक ही है जिसमें 6 कार्बन है। गौर से देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, या ये NH2 ग्रुप है। 7 मेंबर्ड में ये कौन है, NH2 ग्रुप है। तो ये छोटा सा है, बट याद रखना है क्या है, नायलॉन 6 नॉट 66। नायलॉन 6 मतलब 6 ही कार्बन का एक होगा जिसमें 7 मेंबर्ड ग्रुप होगा। नाम है कैप्रोलैक्टम। नाम क्या है उसका, कैप्रोलैक्टम। ये मोनोमर है, और जिसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। अब वो पॉलीमराइज करता है तो क्या बनता है, नायलॉन 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब सुनना, जैसे हमें नायलॉन 6 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे टायर वगैरह देखते हो तो टायर का जो अंदर में देखते हो वो तार जैसा रहता है, ठीक है, तो वो लोहा का नहीं रहता है, वो भी ये एक तरह का प्लास्टिक ही है। तो वो जो टायर का जो कोड रहता है इसी का बना रहता है, और जो रस्सी, जहाँ पे बहुत मजबूत रस्सी की ज़रूरत होती है, इसी का बना होता है नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 66 का मोनोमर क्या था, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमोन, दोनों 6 कार्बन का था। चलिए नेक्स्ट आइए, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, देखो इसको बड़े अच्छे से समझना, थोड़ा सा समय लगेगा बट अच्छे से समझ लो। तो इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलता है तो ये मोनोमर बनता है। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड नाम ही है पॉलीमर, तो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे मोनोमर बनेगा। सबसे पहले एक फेनॉल और एक फॉर्मल्डिहाइड लो, एसिडिक या बेसिक कंडीशन में जैसे ही कंबाइन करेगा, सिंपल सा सोचो क्या होगा आपको। जैसे मैंने पहले जो सिखा रखा है, ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो, नहीं भी जानते हो तो सुनना। ये जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पारा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो गौर से देखो यहाँ का एक H ये आके वहाँ कंबाइन किया तो CH2H या तो ऑर्थो पे जुड़ा या पारा पे जुड़ा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी पाराफिनॉल मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल दो तरह का मेरा तैयार हो गया। कब, जब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिला। अब कहता है ये मॉलिक्यूल जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कंडेंस टू लीनियर पॉलीमर नोवोलैक। फिर सुनना,
अभी मेरा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर तैयार नहीं हुआ, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड मिला तो पहले ऑर्थो और पारा तैयार। ऑर्थो वाला जब जोड़ दोगे तो जो लीनियर स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको कहते हैं नोवोलैक। देखना यहाँ पे गौर से, ये भी मेरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल है, ये दोनों स्ट्रक्चर। यहाँ देखो ये वाला पहला स्ट्रक्चर, ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर। यहाँ देखो इसका H ले लिया और यहाँ से OH ले लिया, ठीक। तो H और OH जैसे कंबाइन किया, यहाँ पे एक लीनियर चेन तैयार होगा, इधर का भी फिर OH निकलेगा और यहाँ का भी फिर H निकलेगा। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, तो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिर से बोलना, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिला था तो क्या बना था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। क्या बना था मेरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल बना था। अब उसका लीनियर स्ट्रक्चर जब तैयार हो, दैट इज कॉल्ड नोवोलैक। अब ये नोवोलैक जब 3D स्ट्रक्चर तैयार करेगा तब ये बनेगा मेरा क्या, बैकेलाइट। तब बनेगा मेरा बैकेलाइट। कैसे बनता है अब सुनना, ये जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कैसे बना, ये चीज को मेंशन नहीं किया है। चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ढंग से बता देता हूँ। देखना यहाँ थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखो, ओके। यहाँ देखो, जैसे मान लो अभी अभी मैंने बताया था कि यहाँ था मेरा फेनॉल CH2, ये फिर जुड़ गया इसके दूसरे फेनॉल से, फिर मान लो यहाँ CH2, फिर यहाँ जुड़ गया फेनॉल से CH2, ओके। अब गौर से देखो, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का H, बीच में आएगा फॉर्मल्डिहाइड। कैसे, CH2OH डबल बॉन्ड, ऐसे आएगा CH2OH CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड। कैसे फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी, यही है मेरा CH2O CH2, ठीक है। ऐसे ही उल्टा करके अब एक ले आओ, एक सेम यही स्ट्रक्चर, ये जो नोवोलैक का था, नोवोलैक का स्ट्रक्चर उल्टा लाओ, मतलब अब OH नीचे ले आओ, यहाँ OH, यहाँ H, इधर CH2, फिर ऐसे ही OH, इधर H, CH2, इधर मेरा बेंजीन है, इधर OH। अब देखिएगा, यहां समझने की कोशिश करो, ये मेरा लीनियर स्ट्रक्चर क्या था, नोवोलैक, नोवोलैक, ये भी था मेरा क्या, नोवोलैक। अब ऐसा ऐसा नोवोलैक ढेर सारा आया और बीच में कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। यहां से देखो कंडेंसेशन होगा, H2O 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 निकाल दो, यहां से निकाल दिए। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। वैसे देखो ये बेंजीन पर ज़्यादा नहीं, बस दो ही मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। यहाँ बीच में कौन बचा, CH2, और इधर भी आपको वैसे ही फेनॉल लगा हुआ है, CH2, इधर भी आपका CH2 से जुड़ा हुआ, यहाँ OH। गौर से देखो, यही जो 3D स्ट्रक्चर तैयार हुआ, यही वाला 3D स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट। फिर से सुनना, क्या क्या मैंने कहा था, पहले मैंने क्या क्या बनाया, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये मिला तो मेरा तैयार हुआ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, ठीक है, और एक तैयार हुआ पारा हाइड्रोक्सी। अब इसका जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का लीनियर स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो तैयार हुआ मेरा नोवोलैक। अब नोवोलैक दो लीनियर स्ट्रक्चर को अपोजिट साइड से लिया और बीच में ये वाला एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब कंडेंसेशन करा दो, 3D नेटवर्क तैयार होगा। जो ये जो 3D तैयार होगा, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट। शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं क्या मैंने कहा, सुनना।
यहाँ देखो, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड दिस इज पारा हाइड्रोक्सी। थोड़ा सा पारा कर लो, ये है मेरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी और ये है मेरा पारा हाइड्रोक्सी है। अब ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी इधर से भी आया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी इधर से भी आया, लीनियर चेन था मेरा क्या, नोवोलैक। ये भी नीचे से आया, उल्टा करके ले आओ, और ये बीच में जो CH2 ला रहे हो, ये से कंफ्यूज मत करना। ये CH2, ये CH2 क्या है मेरा, ये CH2 बीच में फॉर्मल्डिहाइड है। कौन है मेरा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। सॉरी, पेन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, ओके, ये है मेरा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब सुनना, एक बार इसको पढ़ लो। कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल कंडेंस टू फॉर्म ए क्रॉस लिंक पॉलीमर कॉल्ड बैकेलाइट। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट, दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट। कहता है ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, स्विचेस। देखते हो कुकर वगैरह, देखे हो कुकर का जो हैंडल बनता है वो इसी का रहता है बना हुआ, बैकेलाइट का। स्विच वगैरह जो घर में देखते हो लगा हुआ, ये स्विच वगैरह भी इसी का बना हुआ। नेक्स्ट है मेरा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसमें कहता है मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन होगा। तो मेलामाइन अब है क्या, स्ट्रक्चर से आपको याद रखना है। देखो करना क्या कि आप जैसे 6 मेंबर्ड बेंजीन बनाते हो, सेम वैसे बनाना, बस याद ही रखना यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन अल्टरनेट पोजीशन पे होगा। तो नाइट्रोजन कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन और सबको मिला दो, वैसे ही डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे डाल दो, और जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ NH2 ग्रुप जोड़ दो। तो जैसे ही NH2 ग्रुप कार्बन से जोड़े, ये आपका तैयार हो गया मेलामाइन। हमने क्या सिखाया था, इस फॉर्मल्डिहाइड से OH निकाल देना, यहाँ से OH निकाल देना और यहाँ का H निकाल देना। ठीक है, तो इस मेलामाइन का H और इस फॉर्मल्डिहाइड का OH कंडेंसेशन होगा, बीच में आपका बनेगा रेसिन इंटरमीडिएट, और बाद में फाइनली आपका बनके तैयार हो जाएगा कौन, मेलामाइन पॉलीमर, जो बहुत ही हार्ड एंड टफ होता है, जिससे हम लोग को अनब्रेकेबल क्रोकरी, मतलब जो बर्तन बनते हैं जो टूटता नहीं, कितना भी पटक दो टूटेगा नहीं, वो इसी मेलामाइन का बना रहता है। तो मेलामाइन कैसे याद रहेगा, मेला में हमने क्या कर दिया, बर्तन। नेक्स्ट है कोपॉलीमराइजेशन। देखिए नाम से क्लियर है, हमने आपको बताया था होमोपॉलीमर में सेम तरह का यूनिट होगा, और कोपॉलीमर में क्या होगा, एक से ज़्यादा तरह का, मतलब मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज मिलेगा, और जो पॉलीमराइज करके क्या बनाएगा, कोपॉलीमर, जिसका एग्जांपल है यही आपका ब्यूना एस, जो मैंने आपको पीछे भी याद कराया था। एस से क्या था, स्टाइरीन, क्या था ये, स्टाइरीन, और ये BU, दिस इज ब्यूटाडाइन। कैसा ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। कैसा होगा, एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसका फ्री रेडिकल ये कंबाइन कर लेगा, और जैसे ही कंबाइन किया यहाँ बॉन्ड बन गया मेरा ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। देखो तो ये जो नेचुरल रबर का जो सब्स्टिट्यूट जो आजकल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे फुटवियर वगैरह है, केबल का इंसुलेटर है, जहाँ पे नेचुरल रबर यूज़ नहीं करते, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये काम आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, नेचुरल रबर। बस लास्ट टॉपिक है रबर आपका। तो रबर, नेचुरल रबर जो होता है ये प्लांट से ऑब्टेंट होता है, रबर प्लांट से ऑब्टेंट होता है। किस फॉर्म में, तो याद रखना लैटेक्स के फॉर्म में ऑब्टेंट होता है। किस फॉर्म में, लैटेक्स, मतलब ये जैसे प्लांट को अगर आप किसी तरह से इंजरी कर दोगे तो वहाँ से देखोगे वाइट कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन निकलता है, तो लैटेक्स वही जो रहता है, दैट इज लैटेक्स, दैट इज रबर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रबर प्लांट से हमें रबर किस फॉर्म में मिलता है, तो किस फॉर्म में मिलता है, लैटेक्स के फॉर्म में। ये क्या है, लीनियर पॉलीमर है, किसका, आइसोप्रीन का। व्हाट इज आइसोप्रीन, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। एकदम याद रखिएगा, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 2-methyl है, जैसे CH3 CH, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पे एक लगा दो, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, CH2। 1
2 3 4, 2 दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है, 1 पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या है मेरा, ये पाई बॉन्ड है। तो ये जैसे ही पाई बॉन्ड आया ये क्या बन गया, 2 3 पे दूसरे पे मिथाइल और 1 3 ब्यूटाडाइन। ये मेरा कहलाता है क्या, नेचुरल रबर। बस इसका नाम अच्छे से आपको याद रखना है ताकि ये मोनोमर कभी आपको गलती ना हो, और स्ट्रक्चर बना के आप एक बार देख लीजिए। देखिए होता क्या, ये जो आइसोप्रीन है, ये जो हम आइसोप्रीन की बात करते हैं, ये हम जो आइसोप्रीन की बात करते हैं इसको हम क्या बोले, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन ये जो मेरा आइसोप्रीन है, गौर से देखना, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल इधर कंबाइन करेगा, ये फ्री रेडिकल इधर कंबाइन करेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिस पॉली आइसोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन ढेर सारा जुड़ गया तो मेरा बन गया पॉली सिस आइसोप्रीन। सिस इसलिए क्योंकि याद रखना यहाँ CH2 दोनों ग्रुप क्या रहता है, सेम साइड, सो दिस इज कॉल्ड सिस पॉली आइसोप्रीन। तो ये है मेरा नेचुरल रबर। फिर से बोलो, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पूरा नाम, IUPAC नेम, 2 मिथाइल, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है और यहाँ 1 और तीसरे पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो 1 3 ब्यूटाडाइन। चलिए अब ये क्या होता है कि रबर में, ये अब यहाँ पे NCERT आपका दिया है कि रबर में कौन सा फोर्स रहता है, तो कहता है रबर एक्वायर्ड स्ट्रक्चर हेल्ड बाय द वैन डर वाल फोर्स, जिसके कारण उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इतना ज़्यादा, जैसे मान लो रबर को खींच दो तो इलास्टिक का मतलब होता है जब उसको खींच दिए हम तो फिर बाद में जब छोड़ो तो फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाना चाहिए। लेकिन नेचुरल रबर ऐसा होता नहीं, अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो वो खिंचा ही रह जाएगा, तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई। तो इम्प्रूवमेंट आया, दैट इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन कुछ नहीं, एकदम याद रखना, वल्कनाइजेशन मतलब रबर, नेचुरल रबर का ट्रीटमेंट सल्फर के साथ करना है, सल्फर के साथ लेकर के हीट कर दो। तो याद रखना उसमें 5% सल्फर लेते हैं और 373 से 415 केल्विन के बीच में हीट करा दो, और भी उसमें ढेर सारा कंस्टिट्यूएंट लेते हैं बट उस सबको जरूरत नहीं, बट सल्फर के प्रेजेंस में उसे हीट करा दो। तो देखो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको तोड़ के कौन आ गया, क्रॉस लिंकिंग कर लिया, कौन, सल्फर बॉन्ड। तो जैसे ही कहता है इट रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकिंग इन लीनियर चेन ऑफ रबर थ्रू सल्फर एटम, अब क्या होगा, ये मजबूत हो जाएगा, थोड़ा रिजिड हो जाएगा, तो जब क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो फिर से वापस हो जाएगा। तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन, एक बार पढ़ लीजिए। कहता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रो रबर विथ सल्फर एट टेम्परेचर दिस एंड दिस विथ सम एडिटिव्स, मतलब उसमें जिसमें मेनली 5% क्या रहेगा, सल्फर ही रहेगा। कहता है इट रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ रबर विथ सल्फर एटम। सल्फर एटम के साथ यहाँ पे क्या होता है, लीनियर चेन बन जाता है, और यही लीनियर चेन बनने के कारण आपका रबर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो वल्कनाइजेशन ने क्या किया, रबर जो था उसकी क्वालिटी को क्या किया, इम्प्रूव कर दिया। दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आइए सिंथेटिक रबर। फिर से बोलो, नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का नाम 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। अब आ जाओ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में जो आपको पहला पढ़ना है दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन, अब ये नियोप्रीन क्या है, ये नियोप्रीन आपका पॉलीमर है। कौन सा, सिंथेटिक रबर का। नियोप्रीन मेरा पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या होता है, मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है, अगर इसका कभी नाम लिखना होगा तो बस वहाँ याद रखना, जैसे वहाँ दूसरे पोजीशन पे मिथाइल था, यहाँ पे है क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। सॉरी ये कैपिटल नहीं होगा, 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये बन गया मेरा क्या, क्लोरोप्रीन। तो फिर से बोलो, नियोप्रीन जो सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन जो सिंथेटिक रबर है उसका मोनोमर कौन, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का पूरा नाम 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट आइए सिंथेटिक रबर में ब्यूना एन। ब्यूना एन, इसको नाइट्राइल रबर भी कहते हैं। तो वही ब्यू से क्या है, 1 3 ब्यूटाडाइन, ये वाला, ये जो है 1 3 ब्यूटाडाइन, और एन से याद रखना यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल, जो पीछे मैंने आपको सिखाया था अक्राइलोनाइट्राइल। फिर वही होगा, इसका ये वाला डबल बॉन्ड, इसका ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, जो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता हुआ नजर आया, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया मेरा ब्यूना एन। तो बस नाम केवल याद रखो मोनोमर का, और स्ट्रक्चर कभी कभी होता है क्या है, आपको
देखोगे क्या कि मोर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा व्हिच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ब्यूना एन, तो आपको मोनोमर याद रहना चाहिए, और मोनोमर याद रहेगा तो आप वहाँ पे बना लोगे, तुरंत बना लोगे कि कौन है। चलो एक बार याद करो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि जो आपका नेचुरल रबर था, देख लो, नेचुरल रबर जो था, नेचुरल रबर का मोनोमर था आपका क्या, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पूरा नाम 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर है। और जैसे ही हम सिंथेटिक रबर में आए, पहला मेरा कौन मिला, नियोप्रीन। कौन मिला, नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। ठीक है। दूसरा है मेरा ब्यूना एन, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल रबर। ब्यूना एन है 1,3 ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ब्यूना एन। ब्यूटाडाइन आपको याद रखना है, और एन से यहाँ पे याद रखना अक्राइलोनाइट्राइल। यही अगर ब्यूना एस रहता तो एस में क्या हो जाता है, स्टाइरीन। स्टाइरीन याद रखना, हमने आपको पीछे सिखाया था, इस CN के जगह बेंजीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टाइरीन, और CN आ गया तो क्या बन गया, अक्राइलोनाइट्राइल। देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है और बाकी सब सेम है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया मेरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। मतलब नाम सुनना, मतलब क्या है, वो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन उसका पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड बायो, मतलब नेचर में छोड़ दो वो अपने आप डिग्रेड कर जाए, उसे हम कुछ करना नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। तो ये बायोडिग्रेडेबल का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में जितना भी प्लास्टिक होगा इसको रिप्लेस किया जाएगा इसी से। कौन है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यहाँ पे दो आपको याद रखना है, दोनों आपको हम एक बार में पढ़ा देते हैं। चलिए, पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेल्वेरेट। सुनना, देखो वेल्वेरेट जो होता है ये 5 कार्बन का होता है, शायद मैंने आपको याद कराया था। वैलेरिक एसिड, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो बता देता हूँ। 5 कार्बन का जो मेरा पेंटानोइक एसिड होता था उसका कॉमन नेम होता था वेल्वेरिक एसिड, तो वहीं से बना है वेल्वेरेट। क्या बना है, वेल्वेरेट। और ब्यूटारेट, ब्यूटायरेट, ये तो 4 कार्बन का है, तो ये मेरा 4 कार्बन का और ये मेरा 5 कार्बन का। अब आ जाओ इसका पूरा नाम, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, तो ये 4 कार्बन वाला, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, तो 5 कार्बन वाला। अब शायद नाम समझ में आ जाएगा, बोलो। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन वाला, ब्यूटायरेट, ब्यूटायरिक एसिड से आया तो ब्यूटायरेट हो गया, और को बीटा हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन वाला है तो वेल्वेरेट, यही लिखा होता है PHBV। मेरे साथ एक बार फिर से बोलोगे, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा PHBV। यहां देखो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और यहां है को बीटा वही हाइड्रोक्सी वेल्वेरेट। ये कौन होगा, वेल्वेरेट, और ये कौन है, ब्यूटायरेट। ठीक है, उसका मोनोमर क्या था, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक और 5 कार्बन वाला पेंटानोइक। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ देखो, अगर ढंग से देखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। 4 कार्बन है, कैसे 4 कार्बन है, यहाँ देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, जिसके तीसरे पोजीशन पे मेरा क्या लगा, OH, नाम पड़ गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अल्फा बीटा करके सोचोगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा है, तो बीटा पोजीशन पे कौन लगा हुआ, OH। अब इधर आ जाओ, इधर भी था, इधर था 5 कार्बन वाला, जिसके तीसरे पोजीशन पे कौन है, OH। तो गौर से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो तीसरे पोजीशन पे कौन लगा हुआ था, OH है, और तीसरे पोजीशन पे OH है और 5 कार्बन का है, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। दोनों पॉलीमराइज करेगा, ईस्टर बनेगा, कैसे, सॉरी हाँ ईस्टर बनेगा, एक अल्कोहल वाला H और ये वाला OH। जैसे यहाँ से निकाल दिया, कंडेंसेशन हुआ, ये मेरा बन गया PHBV। सुनना है कुछ नहीं, बस एक बार नाम ढंग से याद रख लो, PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और इधर है मेरा पॉली हाइड्रोक्सी वेल्वेरेट। वेल्वेरेट मतलब दोनों मिल जाएगा तो को और चूंकि बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी था तो बीटा बीटा लगा, तो वही यहाँ पे बीटा बीटा लगा हुआ है। शायद याद हो सकता है, बड़े आसानी से याद हो सकता है। फिर से सुनो, 4 कार्बन वाले को क्या बोले, ब्यूटारेट, और 5 कार्बन को बोले वेल्वेरेट। ठीक है, ये मेरा बन गया PHB। अब इसका सबसे बड़ा यूज है जो हम लोग कैप्सूल, जो
आप निगल जाते हो, दवा के उसमें अंदर में मेडिसिन रहता है और हम निगल जाते हैं, तो क्या वो प्लास्टिक है तो क्या हमारे शरीर में रहेगा? नहीं, वो ऐसा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल, मतलब हमारे अंदर जो एसिड है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है उसे डाइजेस्ट कर लेता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। तो ड्रग्स का जो पैकेजिंग करते हैं कैप्सूल का, इसी में करते हैं, पीएचबी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नायलॉन 2 नायलॉन 6, बहुत ही अच्छा है, मतलब छोटा सा चीज़ है लेकिन समझने की चीज़ है। नायलॉन 2 और नायलॉन 6, इसका देखिए स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन बट थोड़ा सा है, इसको याद कर लो। देखो पहला एक अमाइनो एसिड्स होता है, कौन? ग्लाइसिन, ठीक है, और दूसरा है मेरा अमीनो कार्पोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड याद करो, एक जगह हमने पढ़ा था जब हमने कैप्रोलैक्टम को हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ जो एसिड मिला था वो यही वाला एसिड था, 6 कार्बन 1 NH2 7 का रिंग था, शायद याद होगा, वही यही था अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड को ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करा दो, ग्लाइसिन का यहाँ से OH, इसका H जैसे ही लग हटेगा ये अमाइड बॉन्ड बन गया, CONH, अमाइड बॉन्ड बना, यही कहलाता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ है जो सर्जरी में जो स्टिचिंग होता है, आजकल सुनते होगे कि सर्जरी के बाद डॉक्टर ने स्टिच कर दिया और उसे फिर हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप गल जाता है। तो गलता कैसे? ये बायोडिग्रेडेबल है और यही यूज़ होता है कहाँ पे? सर्जरी में। कौन? नायलॉन 2 नायलॉन 6 मोनोमर बोलो, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन एंड दिस इज अमीनो कैप्रोइक एसिड। कहाँ यूज होता है? सर्जरी में। कौन है? नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, शायद यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, है कुछ नहीं, पॉलीमर में कुछ भी नहीं है। एक बार मोनोमर्स ढंग से याद कर लो, थोड़ा मोड़ा यूजेस आपको दिमाग में रखना है और थोड़ा सा नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, कोपॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमराइजेशन, बस थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखना। मेनली इसका यूजेस, जैसे टेफ्लॉन का यूजेस में से पूछ रखा है कि उसको कोटिंग कहाँ करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि फिर फर्दर जल्दी से जल्दी अब अपडेट करते रहें। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।